दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के ऊपर फोकस करता हुआ कंपनी जिसका नाम है जेएम फिनेंशियल लिमिटेड। तो यहाँ पे ये एचएनआई जैसे कि जो हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल्स होते हैं उनका फंड मैनेज करता है, उसके साथ साथ इंडिविजुअल्स का भी फंड मैनेज करता है और इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग और बाकी जो रह गया हम लोग का मर्जर ये सब का चीज वो काम करता है। इतना तो चीज पता चल गया कि इसका जो बिजनेस है ये नेवर एंडिंग बिजनेस है और यहाँ पे खाली एक चीज पता करना चाहिए कि इसका जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए। कंसिस्टेंट है कि नहीं हम लोग बात करेंगे इसका फंडामेंटल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। उसके बाद हम लोग इसका टेक्निकल भी देखेंगे और सबसे पहले आज पर द प्रैक्टिस हम लोग इसका जो एनुअल रिपोर्ट का भी कुछ जो इन्फॉर्मेशन उसमें चेक करेंगे, उसका बिजनेस मॉडल जानने के लिए कोशिश करेंगे। तो आखिर तक वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहिएगा सो दैट आपको सही से इंफॉर्मेशन और सही से नॉलेज अच्छे से मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मार्केट डिलाइट में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके साथ बात करने वाला हूं आज जेएम फिनेंशियल लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले यहां पे आप लोग को जो बिजनेस कंट्रीब्यूशन जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर अगर बात करूंगा तो यहां पे आप लोग को दिखेगा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी बिजनेस, ये तीनों को अगर मिला दिया जाए तो यहां पे 39.7% का हिस्सेदारी है इसका टोटल 100% अगर बिजनेस में देखा जाए तो, राइट। और यहां पे जो सबसे हाईएस्ट है 48.74% जो कि मॉर्गेज लेंडिंग के ऊपर है, करेक्ट। और जो मॉर्गेज लेंडिंग होता है, जो मॉर्गेज दिया जाता है वो भी अपना एक एसेट बन जाता है। और यहाँ पे जो कि छोटा सा जो हिस्सा है डिस्ट्रेस्ड क्रेडिट जो कि 7.83% है, थोड़ा सा माइनर का है वो डिस्ट्रेस्ड क्रेडिट के ऊपर बात किया जाए। और एसेट मैनेजमेंट में इसका 2.06% हिस्सा है और बाकी क्या 1.63 के हिसाब से है। तो हम लोग को अगर टॉप 2 के ऊपर बात किया जाए जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट और सिक्योरिटी बिजनेस और मॉर्गेज लेंडिंग से ही इसका आता है। और इसके ऊपर अगर आप लोग फोकस करोगे तो आप लोग को मैक्सिमम टू मैक्सिमम अर्निंग, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉन्ग टर्म इसी हिस्सा ही दिखने वाला है, राइट। और इसका जो क्या बिजनेस कैसा कंसिस्टेंसी है उसको तो जानने के लिए हम लोग को आगे निकलना होगा। तो यहां पे अगर हम लोग बात किया जाए इसका परफॉर्मेंस रिव्यू अगर हम लोग करें तो यहां पे दिखेगा कि 2010-11 से अगर 2019-18-19 तक बात किया जाए तो अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया हुआ है रेवेन्यू में, जो 3,499 करोड़ 3,499.49 करोड़ तक आ चुका था 1918 में। और यहाँ पे 2019-20 में थोड़ा सा घटा हुआ है जो कि लगभग 40 करोड़ से या 45 करोड़ के आसपास यहाँ पे घटा हुआ है, लेकिन उतना ज्यादा घटा नहीं है ताकि हम लोग को कोई वरी का बात हो सकता है। और यहाँ पे अगर रेवेन्यू घटा है तो इसका मार्जिन अगर कंसिस्टेंट है तो यहाँ पे प्रॉफिट भी घटा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा 17-18 से यहाँ पे थोड़ा गिरावट आया हुआ है 600 करोड़ से 572 करोड़ 18-19 में। फिर 19-20 में आपका 544.98 करोड़। इसका मतलब है ये घटते घटते तो जा ही रहा है बट इसको आज अपॉर्चुनिटी हम लोग मानना चाहिए, राइट। और यहाँ पे जिस हिसाब से इसका बिजनेस है और जिस हिसाब से इसका रेवेन्यू है और जिस हिसाब से इसका काम करने का तरीका है तो उसके हिसाब से हम लोग इसका जो गिरावट है उसको ज्यादा पैनिक नहीं करके उसको आज अपॉर्चुनिटी हम लोग को रिसीव करनी चाहिए। अगर नेट वर्थ की बात किया जाए ऑफकोर्स ये तो बढ़ेगा ही बिकॉज इसका तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है तो एसेट बढ़ेगा ही। तो यहाँ पे 19-20 में आप लोग को अच्छा खासा हिस्सा दिखने के लिए मिलेगा नेट वर्थ पे, करेक्ट। और यहाँ पे बुक वैल्यू भी दिखा जाए तो काफी ज्यादा बुक वैल्यू भागा हुआ है 66.41 रुपीज तक आ चुका है। और ईपीएस अर्निंग पर शेयर के ऊपर बात किया जाए तो यहाँ पे एक्चुअली बात नहीं करना चाहिए बिकॉज फाइनेंशियल कंपनी है तो ऑफकोर्स इसका पास डेट होगा। अगर डेट है तो अर्निंग पर शेयर इसमें कैलकुलेट बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और डिविडेंड देखा जाए तो डिविडेंड काफी घटाया हुआ है 0.20 में तक आ चुका है। लेकिन यहाँ पे अगर टोटल के ऊपर बात किया जाए तो यहाँ पे इसका अगर देखा जाए कि इसका अगर कम डिविडेंड देता है तो उसका ज्यादा से ज्यादा पैसा वो ऑपरेशन में लगा सकता है, राइट। और यहाँ पे ग्रॉस डेट टू इक्विटी रेशियो भी घटा हुआ है जो कि एक अच्छी बात है और नेट डेट टू इक्विटी रेशियो भी यहाँ पे घटा हुआ है, राइट। और यहाँ पे जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो अपने कंपनी में रहता है फर्दर एक्सपांशन यहाँ पे काफी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है 2019 एंड 20 के बीच में। तो ओवरऑल अगर फंडामेंटल और फाइनेंशियल के ऊपर बात किया जाए तो एक अच्छा खासा चीज देखने के लिए मिलेगा। कहीं पे भी गिरावट है वहां पे अपॉर्चुनिटी दिख रहा है और जहां पे उछाल है वहां पे ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग के पास डेटा आ रहा है, करेक्ट। और इसको मैं आपको लेना चाहूंगा इसका जो हम लोग का screener.com पे है तो 7,829 करोड़ का एक कंपनी जो कि एक मिड कैप कंपनी है और आरओसी निकल के आता है 13.6%,
करेक्ट। और यहाँ पे अगर पीयर्स कंपैरिजन अगर आप लोग करोगे फिनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में, देन आप लोग को यहाँ पे दिखेगा आरओसी 14.25 ऑन एन एवरेज 5 साल का है, जो कि सबसे हाई जो एसबीआई कार्ड का है, उसके बाद आप लोग का मुथूट फिनेंस का है, उसका आसपास ही दिख जाएगा। लेकिन उसके हिसाब से पी रेशियो देखा जाए तो 11.04% में है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना फिनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी अभी मेरे सामने है 8 फिनेंशियल कंपनी, उसमें से आपका जेएम फिनेंशियल एक बहुत ही सस्ता वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है। तो आज को द पी रेशियो एंड द आरओसी यहाँ पे पीयर्स कंपैरिजन किया जाए तो आप लोग को एक अच्छा वैल्यूएशन पर ये स्टॉक मिल रहा है, ये आप लोग कॉन्फिडेंट बिल्कुल रहना चाहिए। करेक्ट। और अगर मैं इसका प्रॉफिट लॉस के ऊपर बात करूंगा तो ऑलरेडी तो हम लोग देख भी चुके हैं, तो यहाँ पे अगर आप लोग एक साथ एक डाटा पूरा देखोगे तो कंसिस्टेंसी तो आपको लोग को दिखेगा ही, और कंसिस्टेंसी के साथ साथ यहाँ पे 2019 और 2020 में जैसे कि गिरावट दिखा था, ऑलरेडी हम लोग इसके ऊपर बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर 8 साल से कंपनी ग्रोथ दिखाया हुआ है, 8 साल में कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखाया हुआ है, तो 3 साल का जो गिरावट है उसके द्वारा हम लोग को लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट में इसको एनालिसिस मतलब उसको एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है कि हम लोग को आज अपॉर्चुनिटी इसको देखनी चाहिए। और यहाँ पे अगर मैं कैश फ्लो के ऊपर बात करूं तो 304 करोड़ का फ्री कैश फ्लो दिख जाएगा आपको लास्ट 3 साल में, और यहाँ पे लास्ट 5 साल में -3242 करोड़ का दिख जाएगा। और यहाँ पे फिनेंशियल कंपनी में माइनस क्यों होता है फ्री कैश फ्लो, ऑलरेडी मैं बहुत बार बता चुका हूँ, क्योंकि कंपनी का पैसा तो जाता है लमसम में लेकिन आता है ईएमआई की तरह, तो इसलिए इसका कैश फ्लो में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो ये इसको रिगार्डिंग अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोग खाली कैश फ्लो को देख के आप लोग डिसीजन लेना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। और प्रोमोटर होल्डिंग के ऊपर बात किया जाए 50% से ऊपर है, 54.8% के आसपास का है, जो कि एक अच्छी हेल्दी प्रोमोटर होल्डिंग है। अगर हम इन्वेस्टर्स में जाके शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं तो यहाँ पे एक बुरा चीज देखने के लिए मिलेगा, लास्ट 3 साल में प्रोमोटर अपना स्टेक लगभग आप लोग बोल सकते हो कि 10% के आसपास का यहाँ पे घटाया हुआ है, जो 65.09% के हिसाब से था वो 54.82% के हिसाब से आ चुका है। लेकिन अगर एफआईए के ऊपर बात किया जाए 12.51 से सीधा 27.12 तक आ चुका है, दुगुना से भी ज्यादा, लगभग यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो कि 15% के आसपास का यहाँ पे 15% के आसपास का यहाँ पे इंप्रूव हुआ है, राइट। और यहाँ पे डीआईए के ऊपर बात किया जाए तो उनका भी स्टेक होल्डिंग अच्छा खासा बढ़ा हुआ है और पब्लिक का स्टेक होल्डिंग यहाँ पे घटा हुआ है। तो ओवरऑल मिला के अगर देखा जाए तो एक खाली प्रोमोटर को अगर छोड़ दिया जाए एफआईआईडीआई के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि उन लोग का फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, जैसे कि आप लोग को ऑलरेडी पता चल ही गया होगा लास्ट 3 से 4 महीना से, तो यहाँ पे आप लोग को एक अच्छा खासा मुनाफा दिख सकता है। करेक्ट। अभी चलते हैं बिना टाइम वेस्ट के हम लोग का जो यूएसपी है टेक्निकल एनालिसिस, तो वो क्या बता रहा है फॉर द शॉर्ट टर्म। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि एक बुलिश ट्रेंड दिख रहा है, यहाँ पे एक बुलिश सिग्नल दिख रहा है, तो यहाँ पे जो नियरेस्ट टारगेट हो सकता है 90 रुपीज हो सकता है, क्योंकि अगर निफ्टी बहुत ज्यादा ऊपर जाता है तो यहाँ पे आप लोग को 90 के लेवल के पार भी यहाँ पे स्टॉक जा सकता है। और 1 वीक के ऊपर बात किया जाए तो यहाँ पे अच्छा खासा उछाल तो दिखाया हुआ है, और यहाँ पे जो इंटेंसिटी है अभी भी बरकरार है, उस इंटेंसिटी को रेस्पॉन्ड करते हुए मिड टर्म में भी एक अच्छा खासा आप लोग प्रॉफिट कमा सकते हो अपसाइड में। करेक्ट। और 1 मंथ के हिसाब से बात किया जाए, अभी खाली शुरुआत हुआ है इसका क्रॉसओवर, तो ये क्रॉसओवर कितना तक सस्टेन करेगा वो अभी बताना मुश्किल है, बट स्टिल 1 डे और 1 वीक का जो चार्ट देख के इतना पता चल रहा है तो थोड़ा बहुत आगे सस्टेन कर सकता है, और इसका जो रिसेंट का जो टॉप है 105 उसका लेवल को टच कर सकता है, राइट। और वहां पे मैं बात करूंगा अगर इसका जो मल्टीबैगर पैटर्न की 3 गुना 4 गुना टाइप का यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज इसका जो स्लोप है स्लोप थोड़ा सा दुखी किया हुआ है, लेकिन जब भी यहाँ पे क्रॉसओवर करके ऊपर जाएगा तब यहाँ पे आप लोग को एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे जैसे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं 5 गुना 6 गुना लाइक हैवेल्स इंडिया, तो यहाँ पे आप लोग उस टाइप का एक्सपेक्टेशन रखना ठीक नहीं होगा। करेक्ट। और यहाँ पे मैं बात करूंगा उसके बाद हम लोग का जो सबसे रिलायबल पैटर्न होता है कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसको हम लोग प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी बोलते हैं, तो यहाँ पे एक रेंज बन रहा है, इसी रेंज के हिसाब से ये कभी काम कर रहा है। अगर आप लोग स्विंग ट्रेड पे विश्वास करते हो और स्विंग ट्रेड में आप लोग अच्छे हो तो यहाँ पे आप लोग एक बार नीचे की तरफ से खरीद के ऊपर की तरफ आप लोग बेच के यहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। अगर इसके ऊपर इस रेंज को अगर ये ब्रेक करके ऊपर जाता है तो उस
का जो ऊपर जाने का जो कैंडल बनेगा उसके साथ वॉल्यूम सपोर्ट में अगर रहेगा तब आप लोग एक अच्छा खासा मुनाफा देख सकते हैं और अच्छा खासा शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा परसेंटेज के हिसाब से मुनाफा दिख सकता है, एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड दिख सकता है, राइट। तो यहाँ पे अगर बात करूंगा इसका जो कोरिलेशन कोफिशिएंट की वो निकल के आता है 0.48। तो यहाँ पे निफ्टी का मूवमेंट जिस तरफ से होगा उसी हिसाब से 48% के आसपास का यहाँ पे मूवमेंट हो सकता है निफ्टी में, राइट। और ये जो सामने आपके चार्ट अभी आया हुआ है वो है डाइवर्जेंस की। तो डाइवर्जेंस के हिसाब से आप लोग को दिखेगा एक हायर लो, उसके बाद यहाँ पे दिखेगा लोअर लो वॉल्यूम में। तो उसका जो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो डाइवर्जेंस बना हुआ है एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ है। तो इस हिडन बुलिश डाइवर्जेंस के हिसाब से यहाँ पे एक उछाल दिखाना चाहिए और यहाँ पे उछाल दिखाई भी है, बट दिस इज नॉट द रिजल्ट। इतना बड़ा डाइवर्जेंस का इतना छोटा रिजल्ट कभी नहीं हो सकता। इसको भी लेके अब एटलीस्ट तो 92 तक तो आ ही सकता है ये स्टॉक, राइट। तो यहाँ पे आप लोग को फर्दर शॉर्ट टर्म जैसे में हम लोग बात भी किए थे 5-13 में, यहाँ पे एक अच्छा उछाल दिख सकता है। तो यहाँ पे ये उछाल दिखाएगा ही, तो उसके हिसाब से भी आप लोग एक स्विंग ट्रेड में लोग मुनाफा कमा सकते हो, करेक्ट। और यहाँ पे जो हम लोग का हाइकेनसियन स्टोकेस्टिक आरएसआई का ग्राफ है जो कि हम लोग को कंक्लूजन पे लाने के लिए कोशिश करता है। तो यहाँ पे ओवर सोल्ड जोन में और ये ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन कोई भी बाइंग सिग्नल नहीं आया हुआ स्टिल। तो इसका जो बाइंग सिग्नल है अगर आप लोग वेट करना चाहो तो कर भी सकते हो, और अगर यहाँ पे भी इन्वेस्ट करना चाहो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जब भी इसका क्रॉसओवर होगा ये वाला जो दो लाइन्स है तो यहाँ पे अच्छा खासा आप लोग को ऊपर ओवरबॉट जोन को जाने तक आप लोग प्रॉफिट कमा चुके होंगे, राइट। और यहाँ पे 1 वीक के ऊपर बात किया जाए तो एक ओवरबॉट जोन में तो दिख रहा है, लेकिन सेलिंग सिग्नल कंप्लीटली नहीं आया हुआ है। अगर सेलिंग सिग्नल यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा दूर रहना ही सही होगा। अगर आप लोग इंट्राडे करते हो तो इंट्राडे में ही आप लोग निकल जाना ज़्यादा सही रहेगा। थोड़ा लॉन्ग टाइम तक या स्विंग ट्रेड में उसमें आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है फॉर द मिड टर्म। और 1 मंथ के हिसाब से बात किया जाए तो यहाँ पे एक रेंज के अंदर ही है, उस रेंज के अंदर अगर ये ट्रेड कर रहा है तो आप लोग को यहाँ पे कोई भी कंक्लूजन नहीं मिल सकता, और जो भी इसका ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करेगा, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है, राइट। तो ये था जेएम फिनेंशियल का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। कैसा लगा मेरे को एक बार कमेंट्स में जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो दैट आपको ऐसे ही हर स्टॉक के ऊपर वीडियो मिल सके, बोथ फंडामेंटल एंड फिनेंशियल एंड आपका टेक्निकल भी, करेक्ट। और आपका फैमिली का और अपना पोर्टफोलियो का ख्याल रखते रहिए। अगले वीडियो के लिए मेरे को इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच।